साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप तय करिएगा कि इस देश में किस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कौन है जो ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन है जो वास्तव में अच्छी पॉलिटिक्स कर रहा है। ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पिछले 2-3 दिन में हमारे देश में कई घटनाएं हुई हैं। भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है, यूपी को बीजेपी का अध्यक्ष मिल गया है, राहुल गांधी ने दिल्ली में एक रैली करी है, इसी प्रकार से केरल में भी एक घटना हुई है। सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी की रैली की चर्चा करते हैं, जहां पर नारे लगे हैं। एक्चुअल में राहुल गांधी एक महारैली करना चाह रहे थे। इस महारैली की जो शीर्षक था वो था वोट चोर गद्दी छोड़। जी हाँ, और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करी गई, वो भी रविवार को, क्योंकि लोगों की छुट्टी रहती है तो लोग आ जाएंगे। इस रैली में नारे लगाए गए कार्यकर्ताओं द्वारा, लोगों द्वारा, और किस तरह के नारे लगवाए गए? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आपको पता है कांग्रेस के मंच से किस किस प्रकार के नारे लगते रहे हैं। कभी बिहार में मोदी जी की माता जी को लेकर के, इससे पहले भी मोदी जी को पता नहीं क्या क्या कहा इन लोगों ने। रैलियों में इस तरह के नारे लगाने वाली पार्टीज ये सोचती हैं कि जनता इनको जिता देगी और बड़ी आसानी से ये अपना नैरेटिव चला लेंगे, कभी वोट चोरी का, कभी किसी और तरीके का, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक तो बात इनकी ये है। दूसरा, राहुल गांधी ने इस रैली में भाषण दिया। भाषण देते समय कहते हैं कि मोदी डरे हुए हैं। पहली बात तो मोदी जी और अमित शाह के बारे में तमीज से बात करते ही नहीं है, आपको पता है। तो मोदी जी डरे हुए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि अमित शाह भी डरे हुए हैं, उनके हाथ कांपते हैं। अब ये बताइए, इस देश में चाहे कोई बीजेपी का सपोर्टर हो, चाहे कांग्रेस का सपोर्टर हो, कांग्रेस का सपोर्टर भी इस बात को नहीं मानेगा कि अमित शाह के हाथ कांपते हैं, अमित शाह डरे हुए हैं या मोदी डरे हुए हैं। ऐसे ऐसे नैरेटिव लेकर के ये लोग आते हैं जिस पर कोई विश्वास ना करे, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास ना करें, और सोचते हैं जनता में चल जाएंगे। वोट चोरी का फर्जी नैरेटिव जो कहीं नहीं चल रहा। बिहार में इन्होंने कोशिश करी, औंधे मुंह गिरे जा करके, अभी भी जबरदस्ती उस नैरेटिव को चला रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सब जानते हैं, आज की डेट में, सोशल मीडिया के ज़माने में सब जानते हैं कि ये फर्जी नैरेटिव है। सब ये भी जानते हैं कि इसका काउंटर इलेक्शन कमीशन ने भी दे दिया है, सरकार ने भी दे दिया है। सब ये भी जानते हैं कि अगर तुम्हारा नैरेटिव इतना ही दमदार है तो कानूनी तरीके से आप जाइए ना इलेक्शन कमीशन में, एफिडेविट दाखिल करिए, कोर्ट में जाइए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। वहाँ आप जाते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ आप औंधे मुंह गिर जाओगे, उल्टा आपके ऊपर केस चल जाएगा। तो इस तरह का जो नैरेटिव आज की डेट में चलाना चाह रही है कांग्रेस आज भी, देखिए राहुल गांधी टाइप के जो नेता होते हैं, इन्हें ज़मीनी हकीकत नहीं पता। ये उसी खानदान में आगे बढ़ते चले आए जो खानदान इस देश पर राज करता रहा है। पैदा होते होते जैसे जैसे बड़े हुए, इनके इर्द गिर्द कुछ चमचे इकट्ठे हो गए जो इन्हें फालतू की राय देते रहते हैं। हाँ युवराज आप ऐसे कर दो, अरे राहुल गांधी जी आप ऐसे कर दो, महाराज आप ऐसे कर दो, ये कर देते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि ज़मीन पर चल क्या रहा है। और जो चाटुकार लोग हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ गद्दी चाहिए, कहीं पर किसी को टिकट चाहिए, कहीं पर किसी को पैसे चाहिए, इसलिए फालतू की राय इनको देते रहते हैं। आज भी इनको वही राय दी जा रही है जो आज के 25 साल पहले दी जाती थी। ये भूल गए हैं कि 10 साल से सोशल मीडिया इस कदर इस देश पर छा गई है कि लोग हर चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। आज अगर आप कोई झूठ बोलोगे, ठीक है, हो सकता है आज चल जाए, लेकिन 4-5 दिन बाद लोगों को पता चल जाएगा कि ये झूठ था। तो एक इस तरह की पॉलिटिक्स है। आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह के नारे लगते हैं, किस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, 14 तारीख को ही रैली क्यों करी गई? 14 तारीख को इसलिए करी गई है क्योंकि 15 तारीख से 20 तारीख तक राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे। अब वहाँ किससे मिलने जाएंगे, कौन रहता है, क्या कारण है, पता नहीं। अगर वहाँ के राजनेताओं से मिलने जाएंगे तो औपचारिक मुलाकात होनी चाहिए, एक एक चीज़ हमें पता चलनी चाहिए, राजनेताओं से क्या बात करी है, किस नेता से किस तरह की मुलाकात हुई है, तो वो तो कभी सामने आती नहीं है। फिर ये क्यों जा रहे हैं, इस पर भी सवाल उठना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अरे मोदी जी भी तो घूमते रहते हैं। मोदी जी घूमते नहीं हैं, मोदी जी ऑफिशियल काम से बाहर जाते हैं और मोदी जी की एक एक चीज़ पता रहती है कि इन्होंने इस नेता से मुलाकात करी है, इस देश में ये काम किया है, ये डील करी है, सब कुछ पता होता है। इनका तो यही नहीं पता रहता कि किस देश में, फिर वहाँ से किस देश में चले जाते हैं। क्योंकि आप जर्मनी में जाओगे, जर्मनी के बाद आप अलग अलग देशों में जा सकते हो, उसके लिए आपको अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और लगभग हर महीने विदेश भागते हैं। तो ऐसा इनका कौन सा ऑफिशियल काम चल रहा है? और किसके खर्चे पर जा रहे हैं? सरकार के खर्चे पर तो नहीं जा रहे हैं, तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम संविधान बचाने आए हैं। अरे तुम संविधान बचाने आए हो और तुम तमिलनाडु के जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर के आ रहे हो। उन जज का गुनाह क्या है? उन जज का गुनाह ये है कि उन्होंने फैसला हिंदुओं के पक्ष में दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि इस पहाड़ी पर दिया जलना चाहिए। तुम्हें इस बात से ऐतराज़ है, वैसे तुम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने निकले हो।
डेमोक्रेसी बचाने निकले हो, सेकुलरिज्म बचाने निकले हो। अब आप साफ साफ देख लो राजनीति चल किस तरह की रही है। फिर आप कहते हो कि भाई आप इनके विरोध में क्यों बोलते हो, क्या करूं, उनके पक्ष में कैसे बोलूं, कुछ तो करें। ऐसा ही है। अब एक तरह की राजनीति और है जो आप देख सकते हैं, बीजेपी को एक नया वर्किंग प्रेसिडेंट मिल गया है, और जो ये अभी नितिन नवीन जी मिले हैं, ये बिहार की सरकार से आते हैं और इनकी उम्र 45 साल है, और अभी इनको बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, और यही अब बीजेपी की कमान संभालेंगे। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि बीजेपी में किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, जेपी नड्डा जी कब तक खींचेंगे गाड़ी को, लेकिन अब नितिन नवीन जी बन गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि केवल 45 साल उम्र है। अब अगर राहुल गांधी युवा हैं तो ये तो उनसे भी बहुत युवा हैं। ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। कांग्रेस में भी कभी आप इस तरह की चीज़ें नहीं देखेंगे, और समाजवादी पार्टी टाइप की जो पार्टीज होती हैं उसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। कांग्रेस को भी थक हार के मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ स्टैंप के तौर पर एक अध्यक्ष बनाने पड़ गए हैं। बाकी कांग्रेस को कौन चला रहा है आप जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी बोल पड़े थे कुछ दिन पहले कि भाई कर्नाटक का फैसला तो आला कमान लेगी। अब इनसे ज़्यादा आला कमान कौन है, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो वहाँ पर एक परिवार है। ऐसे समाजवादी पार्टी में उनको अखिलेश यादव को तो संसद में जवाब दे दिया था अमित शाह ने कि भाई देखो हमारी 2 करोड़ की पार्टी है, 2 करोड़ इसमें कार्यकर्ता हैं, तो चुनने में टाइम लगता है, तुम्हारी तरह नहीं है जहां पर फिक्स है कि अगले 25 साल तक तुम ही रहने हो। तो ये भी एक फैक्टर देखिए, अन्य पार्टीज में एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार पार्टी को चलाता है, तब तक चलाता है जब तक परिवार जिंदा है। और एक पार्टी ये भी है जहां पर आप अगर जूते घिसते हुए ऊपर तक आए हो तो आपको बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती है। आपको ये नहीं कह सकता है कि अमित शाह के रिश्तेदार हैं या मोदी के रिश्तेदार हैं या किसी और की, कुछ नहीं, अपने मेरिट्स पर ऊपर उठे हैं। बिहार में 5 बार एमएलए रहे हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि इनके पिताजी भी एमएलए रहे थे, लेकिन इनका जो काम रहा है उससे सभी खुश रहे हैं, और इनका काम वास्तव में ऐसा है जो संगठन को मजबूत करता है। मेरिट्स पर आए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो एक यहां भी आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है जहां पर अध्यक्ष को चुनने में टाइम लगा है। अब देखना यह है कि ये अध्यक्ष रहेंगे कब तक, क्योंकि यहां पर बीजेपी में एक अध्यक्ष लगभग 3 साल तक रहता है, और ये 3 साल अब खत्म होंगे। मान लीजिए 2026 से, वैसे तो ये काम संभालने लग गए हैं, पर मान लेते हैं 1 जनवरी 2026 से काम संभाला तो 3 साल हो जाएंगे 1 जनवरी 2029 में। और जब ये खत्म हो जाएगा इनका कार्यकाल, उसके 3-4 महीने बाद चुनाव होंगे लोकसभा के। तो ऐसी स्थिति में इनको फिर और कार्यकाल दिया जाएगा, या हटा करके 3-4 महीने के लिए, या एकदम से कोई नया प्रेसिडेंट लाया जाएगा जो 3-4 महीने में उस चुनाव को भी जितवा दे और फिर आगे भी काम करता रहे। वो एक देखने वाली स्थिति होगी, लेकिन अभी तो खैर यही है। इस तरह की जो बात है ये आपको यूपी से भी देखने को मिलती है, जहां पर यूपी में भी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी जी, और पंकज चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। इनका जो प्रस्तावना है ये योगी जी ने ही करी थी, और ये ईस्ट यूपी से आते हैं, योगी जी के ज़िले से ही आते हैं। वैसे महाराजगंज से लड़ते हैं चुनाव वगैरह। और ऐसा बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि अब सेंटर ने अपना आदमी बिठा दिया है योगी के पैरेलल। आने वाले समय में आप देखेंगे योगी जी को बार बार टारगेट किया जाएगा लेफ्टिस्ट मीडिया के द्वारा, क्योंकि इन लोगों को यह पता है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक अफवाह उड़ा दी थी कि देखो चुनाव के बाद ये लोग योगी जी को हटा देंगे यूपी में, तो लोग नाराज हो गए थे। लोग योगी जी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो योगी जी के खिलाफ एक चीज़ नहीं सुन सकते। अगर लोगों को ऐसा लगने लग जाए कि मोदी और शाह ने योगी जी के पैरेलल किसी को बिठा दिया है, तो लोग नाराज़गी दर्ज कराएंगे अपनी वोट न दे करके। तो जाहिर सी बात है, ये बात मोदी और शाह को भी पता है कि हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारी सरकारें कमज़ोर हो जाए। लेकिन कुछ मीडिया वाले अब इस नैरेटिव को बार बार चलाएंगे कि देख लेना 2027 में चुनाव के बाद योगी जी को सीएम नहीं बनाया जाएगा, देख लेना योगी जी को बहुत जल्द पद से हटा दिया जाएगा, देख लेना पंकज चौधरी जी को इसलिए अध्यक्ष बनाया है ताकि योगी जी पर नज़र रखी जा सके। इस तरह का नैरेटिव चलाया जाता है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। योगी जी जब इनका नामांकन के लिए गए हुए थे साथ में, तो योगी जी बड़े खुश थे और सब में एक अच्छा तालमेल था। और तालमेल
रखना है, तालमेल होना चाहिए, यही चीज़ अमित शाह सुनिश्चित करते हैं। इसका उदाहरण पता चलता है बिहार चुनाव से। आप गौर करिए, बिहार चुनाव में एनडीए में कई सारी पार्टीज मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। जाहिर सी बात है उसमें कई सारे नेता नाराज भी होंगे किसी बात को लेकर के, कोई टिकट न मिलने पर नाराज होगा, कोई किसी और बात पर नाराज होगा। सभी को अमित शाह ने साध लिया था। अमित शाह को यह पता है कि कभी भी किसी सरकार को चलाना है या चुनाव जीतना है तो किसी तरह का कोई क्योस मत रखो, आपसी मतभेद मत रखो। अगर कहीं कोई आपसी मतभेद है तो अमित शाह उसे तुरंत ठीक कर देते हैं, चाहे कैसे भी करना पड़े। अमित शाह कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि मतभेद उत्पन्न हो जबरदस्ती। अभी सबको पता है कि योगी जी का काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। योगी जी की छवि ऐसी है कि सब चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के। ऐसी स्थिति में योगी जी को कमजोर करके अमित शाह सेंटर को कमजोर करना नहीं चाहेंगे। और ये पता इन लोगों को चल भी गया 2024 में कि किस तरह से एक अफवाह ने यूपी में सीटें कम कर दी, जिससे सेंटर में ही पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया। तो इसीलिए इन अफवाहों से बचना। मैंने अभी कई ऐसी हेडलाइंस देखी थी जब मैं लिंक सर्च कर रहा था, तो हेडलाइंस में मैं देख रहा हूं कि साफ साफ कहा जा रहा है कि केंद्र ने बिठाया अपना आदमी। और कुछ अपना आदमी नहीं बिठाया। पंकज चौधरी जी बड़े अनुभवी हैं और 7 बार के ये विधायक रहे हैं। अब मैं ये भूल रहा हूँ, एमपी, सॉरी, 7 टाइम एमपी फ्रॉम महाराजगंज एमपी रहे हैं। दिल्ली में ही थे, वहाँ से इनको लाया गया और इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और बहुत ही कर्मठ हैं, इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं संगठन को मजबूत करने में। और यूपी ईस्ट से आते हैं। ईस्ट से ही क्यों लाया गया है ये देखिए। 2024 में लोकसभा का जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो बीजेपी को ज़्यादातर नुकसान हुआ था वो ईस्ट में हुआ था। आप गौर करके देखिए, थोड़ा बहुत जो यहाँ आया है वो आया ही है, ये आरएलडी है, यहाँ पर तगड़ा नुकसान हुआ है। और आप गौर कर रहे हैं बीजेपी इस समय चाहे नेशनल अध्यक्ष ला रही हो, चाहे यूपी का अध्यक्ष ला रही हो, ये बड़े बड़े चेहरे जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है या तो यूपी ईस्ट से ला रही है या बगल में बिहार से ला रही है। इस समय इन पॉइंट्स पर ज़्यादा जोर है। मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से लाना था इसलिए लेकर के आए, वो एक इत्तेफाक वाली बात है। बट बिहार में भी आप देखो सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाया है, वो दे दनादन बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी में भी देखिए योगी जी तो खैर कर ही रहे हैं, अब संगठन की जिम्मेदारी पंकज चौधरी जी को दी है जो पूरा यूपी ईस्ट संभालेंगे। अगर आपने बिहार यूपी ढंग से संभाल लिया फिर तो सब सेट हो जाता है मामला। इसलिए ऐसे कद्दावर लोगों को चुना गया है जो बिहार यूपी के एटलीस्ट एक्सपर्ट हों। साथ ही एक खबर मैं आपको और बताना चाहूँगा जो बदलती राजनीति का प्रतीक है, वो है ये केरल में लोकल बॉडी के पोल्स हुए हैं जहां पर तिरुवनंतपुरम में मेयर बनी हैं बीजेपी की कैंडिडेट। जी हाँ, और तिरुवनंतपुरम वही है जहां से शशि थरूर एमपी हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि शशि थरूर ने कुछ सेटिंग करी बीजेपी से और बीजेपी का मेयर बनवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, शशि थरूर का कोई लेना देना नहीं है। मेयर बनी है आपकी श्रीलेखा जी। श्रीलेखा जी पूर्व आईपीएस हैं, पहली महिला डीजीपी हैं और इनका जो काम करने का तरीका रहा है वो केरल में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि ये इस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है, ये ऐसा है वैसा है ना। और कोई भी प्रोजेक्ट लेती थी उसको बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से पूरा करती थी और इनकी अच्छी छवि रही है, तो इन्होंने चुनाव लड़ा और ये जीत गई हैं। श्रीलेखा जी के जीत के बाद अच्छा, लोग श्रीलेखा जी पर चर्चा इतनी नहीं कर रहे हैं जितना बीजेपी और शशि थरूर का एंगल निकाल रहे हैं। जबरदस्ती उनका एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलेखा जी की पकड़ थी, साथ में केरल में आरएसएस भी ग्राउंड वर्क कर रही है, साथ में केरल में धीरे धीरे बीजेपी का ग्राउंड तैयार हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वक्फ। केरल में कई सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनकी भूमि को वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। केरल में आप जानते हैं कि बड़ी संख्या मुसलमानों की है, बड़ी संख्या क्रिश्चियंस की है और थोड़ी संख्या हिंदुओं की है। तो वहाँ पर आप केवल हिंदुओं के भरोसे जीतना चाहो नहीं जीत पाओगे, आपको क्रिश्चियंस का भी वोट चाहिए होगा। तो क्रिश्चियंस का एक बड़े मार्जिन से वोट गया है बीजेपी के पक्ष में। कारण क्या है? क्रिश्चियंस की भूमियों को मुस्लिम वक्फ बोर्ड कब्जा करता जा रहा है। ये बड़े स्तर पर एक लीगल बैटल भी बन गया है जिसमें 404 एकड़ ऑफ लैंड
कई जगहों पर आप देख रहे हो, एर्नाकुलम देख लो, आप कोच्चि देख लो, तिरुवनंतपुरम देख लो, यहाँ पर कब्जाई जा चुकी है। इसलिए क्रिश्चियंस को अब किसी में अपना आसरा दिखाई नहीं दे रहा, ना एलडीएफ में, ना यूडीएफ में, ना कांग्रेस में, ना किसी में। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक बीजेपी वाले कुछ कर सकते हैं, एक बार इनको वोट दे के देख लो। दूसरी चीज़ आप ये भी देखिएगा, केरल वो प्रदेश रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आरएसएस के वर्कर्स की हत्या हुई है, तो आरएसएस वहाँ पे काम भी कर रही है। और एक चीज़ और गौर करिएगा आप, ये आर श्रीलेखा जी हैं केरल में। एक चीज़ गौर करना, बीजेपी को लास्ट इलेक्शन में, यानी कि लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें लगभग 20% वोट मिले हैं। लगभग जो उससे पहले मिले थे लगभग 15% थे। बीजेपी को लगभग 20% तक वोट मिलना, आप जानते हैं, यह इस बात का संकेत है कि अगर जरा सा गुणा भाग ठीक कर लिया तो एक अच्छे खासे मार्जिन से सरकार भी बनाई जा सकती है। किसी भी स्टेट में 20% वोट प्राप्त करना बड़ी बात है। लोग ये मानते हैं कि केरल और तमिलनाडु में तो बीजेपी आ ही नहीं सकती। चलो तमिलनाडु में थोड़ा बहुत आ भी रही है वो, लेकिन केरल में तो आ ही नहीं सकती। हमें लगता है कि आ सकती है। 20% बहुत बड़ी बात होती है, और अगर इससे ऊपर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं। हो सकता है 45 चला जाए, 40 चला जाए, 35 चला जाए, क्योंकि लोग लेफ्ट पार्टी से परेशान हो चुके हैं। मुस्लिम वोट नहीं देंगे, बात सही है, क्रिश्चियंस का एक सेक्शन आ सकता है। तो केरल पर नज़र बनाए रखिए। और दूसरा स्टेट जिस पर नज़र बनाए रखनी है वो है आपका पंजाब। पंजाब में अभी बड़ी उठापटक हो रही है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। किस तरह से पैसों को इधर से उधर किया जा रहा है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठ के मलाई खा रहे हैं, किस तरह से पंजाब के लोगों का दिमाग इस समय बीजेपी की तरफ जा रहा है, किस तरह से वहाँ सिद्धू की पॉलिटिक्स चल रही है, उन सब पर भी एक वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, एक तरफ बीजेपी किस तरह के लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बना करके ये संकेत दे रही है कि हम अब एक नई जनरेशन को आगे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी जनरेशन आगे आए जो अब नए तरीके से सोचती हो, नई ऊर्जा के साथ आगे आए, और आने वाले समय में वो अपनी ही तरह की जनरेशन को तैयार करते हुए आगे बढ़ाए। एक कॉन्सेप्ट ये भी है। एक मंच से गालियाँ दी जा रही हैं, कुछ बोला जा रहा है, इम्पीचमेंट किया जा रहा है जज का, ज़बरदस्ती के वोट चोरी के नारे लगाए जा रहे हैं, और एक तरफ है कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा एनडीए बीजेपी में सब कुछ बहुत अच्छा है और एकदम नीट एंड क्लीन है। गड़बड़ियाँ वहाँ भी हैं, गलत काम वहाँ भी हो रहे हैं, कई पॉलिसीज़ फेलियर वहाँ भी हैं, बिल्कुल हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, ये भी तो देखिए। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब अगर कुछ और अपडेट आती है तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।